Sounds. The verdict decoded. आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसमें कई लोगों के राज दबे हुए हैं, जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन 90 के दशक में उसने पूरे देश के सिस्टम को झिंझोर दिया था। भटेरी, राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां औरतों की इज्जत उनकी चुप्पी से मापी जाती थी, जहां जाति, पुरुष सत्ता और डर कानून से ज्यादा ताकतवर थे। इसी समाज में रहती थी भवरी देवी, जिसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए देश को एक नया कानून मिला। वो स्टेट गवर्नमेंट के विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत साथिन के रूप में काम कर रही थी। उनका काम था महिलाओं को गलत रिवाजों के खिलाफ जागरूक करना, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करना। फिर आता है साल 1987। पड़ोस के गांव में एक महिला के साथ अटेम्प्टेड रेप की घटना होती है। आरोपी प्रभावशाली और ऊंची जाति से था। जैसा अक्सर होता है, पीड़िता को चुप रहने के लिए कहा गया, लेकिन भवरी देवी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने खुलेआम पीड़िता का साथ दिया, पंचायत में बात उठाई और आरोपी को चुनौती दी। इस बार गांव ने भी पीड़िता और भवरी देवी का साथ दिया। आरोपी के खिलाफ आवाज उठी। उस दिन भवरी सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं रही, वो गांव के लिए एक सिंबल ऑफ करेज बन गई। लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे, एक औरत जो डरती नहीं थी। साल 1992 एक दिन भवरी को पता चला कि गांव में एक 9 महीने की बच्ची का विवाह 1 साल के बच्चे से कराया जा रहा है। ये खुला चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन का मामला था। भवरी ने पहले परिवार को समझाया। जब बात नहीं मानी गई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, लेकिन सामाजिक दबाव इतना ज्यादा था कि अगले दिन शादी फिर भी करा दी गई। यहीं से गांव का रवैया बदल गया। अब भवरी को बदनाम करने वाली औरत कहा जाने लगा। उनका सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया, जिसके चलते भवरी देवी को गांव छोड़ना पड़ा। उन्हें गांव के पानी, दूध और आटे तक से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह रोकने के लगभग 6 महीने बाद भवरी देवी को सेक्सुअल हैरेसमेंट की धमकियां मिलने लगी। ये साफ संकेत था कि उन्हें सजा देने की तैयारी हो रही है। 22 सितंबर 1992 उस शाम भवरी देवी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी 5 लोगों ने उन पर हमला किया। भवरी के पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इतना पीटा गया कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसी वक्त 3 लोगों ने भवरी को कसकर पकड़ लिया और 2 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। यह हमला सिर्फ हिंसा नहीं, एक चेतावनी थी कि रिवाजों पर उंगली उठाने की यही सजा होती है। हमले के बाद दर्द और अपमान के उस बोझ के साथ भवरी और उनके पति किसी तरह उठे और घर लौटे, क्योंकि भवरी चुप रहना नहीं जानती थी। अगली सुबह फिर उसी हालत में, डर और टूटने के बावजूद, वो अपने पति के साथ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंची। लेकिन थाने पहुंचने पर भी उन्हें तुरंत इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल की, कई बेहुदे सवाल पूछे और उल्टा भवरी पर ही शक किया गया, मानो वो कोई कहानी गढ़ रही हो। उस देरी ने सिर्फ कागजी कार्रवाई ही नहीं रोकी, बल्कि भवरी के जख्म और गहरे कर दिए। लापरवाही यही खत्म नहीं हुई। आखिरकार घटना के पूरे 52 घंटे बाद भवरी की मेडिकल एग्जामिनेशन एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में की गई। फिर उनका लहंगा सबूतों का तौर पर जमा करने के लिए कहा गया, जिस देरी ने जरूरी सबूतों को कमजोर कर दिया। ये देरी समय की नहीं थी, वो सिस्टम की बेरुखी थी, जिसका बोझ भवरी को उठाना पड़ा। जांच बस नाम की चल रही थी और खबर शहर में आग की तरह फैलती चली गई। लगातार महिलाओं के प्रोटेस्ट से दबाव बढ़ता गया और मामला पुलिस से निकलकर स्टेट सीआईडी को सौंपा गया। लेकिन सीआईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन को कुछ खास आगे नहीं बढ़ाया और इस सुस्ती ने फिर एक नई लहर खड़ी कर दी। मांग उठी कि सीबीआई टेक ओवर हो। आखिरकार जनवरी 1993 इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। 24 सितंबर 1993 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इसी दौरान 5 अक्यूज्ड में से 3 को बेल मिल गई। मुख्य आरोपी ने फरवरी 1994 में राजस्थान हाई कोर्ट में बेल अप्लाई की, लेकिन जस्टिस एन.एम. टिब्रेवाल ने कहा कि भवरी के साथ गैंग रेप रिवेंज में किया गया और बेल रिजेक्ट कर दी। एक अक्यूज की जुलाई और दिसंबर 1994 की अपील्स भी रिजेक्ट हो गई। हालांकि
17 दिसंबर 1994 को 3 को अक्यूज्ड की बेल अप्रूव कर दी गई। बेल पर बाहर आते ही उन्होंने भवरी के घर पर अटैक किया और उनके पति को फिजिकली असॉल्ट किया। 26 अक्टूबर 1994 को जयपुर सेशंस कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अगले लगभग 1 साल में केस में 180 हियरिंग्स हुई और 5 जजेस बदल दिए गए। जांच और ट्रायल के दौरान भवरी देवी को बार बार अपमानित किया गया, यहाँ तक कि ये तक पूछ लिया कि जो सेमेन मिला वो न उनके पति का था, नहीं 5 आरोपियों का, तो वो किसका था? ये सवाल एक मजाक की तरह पूछा गया, जिसने पीड़िता को और तोड़ दिया। एट लास्ट छठे जज ने 15 नवंबर 1995 को फैसला सुनाया। सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपियों को लैक ऑफ एविडेंस के चलते बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि एक चाचा और भतीजा साथ मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते, अलग अलग जातियों के पुरुष गैंग रेप नहीं कर सकते। भारत का ग्रामीण समाज इतना नहीं गिरा कि 73 साल का व्यक्ति बलात्कार करे। कोई भारतीय पुरुष अपनी पत्नी को बलात्कार होते हुए देख नहीं सकता। गांव का मुखिया बलात्कार नहीं कर सकता। ये फैसला कानून पर नहीं, प्रेजुडिसेस पर आधारित था। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने इस जजमेंट को इंडियन कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास का एक ब्लैक डे बताया। और अगले दिन अखबार में एक तरफ इस फैसले के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया, तो दूसरी तरफ फैसले के बाद कुछ पॉलिटिशियंस खुले तौर पर उन अलेज्ड अक्यूज्ड के साथ खड़े दिखे। 1996 में जयपुर में हुई एक गुर्जर विक्ट्री रैली में उनका स्वागत किया गया और माला पहनाई गई। इसी रैली में एक नेता ने भवरी को प्रोस्टिट्यूट तक कहा और भीड़ ने ये तक कहा कि भवरी को उनके हवाले कर दिया जाए या आग में झोंक दिया जाए। इस वक्त मेरे जहन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुछ शब्द गूंज रहे हैं, जब अन्याय कानून बन जाए तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। ये मामला अब सिर्फ भवरी देवी का नहीं रहा। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट अपील भवरी खुद नहीं कर सकी, क्योंकि प्राइवेट अपील्स अलाउड नहीं थी, और लॉ मिनिस्टर ने फाइल पर नो अपील लिखकर लौटा दी। महिलाओं के मार्चेस और प्रोटेस्ट्स के दबाव के बाद आखिरकार 18 जनवरी 1996 को अपील दाखिल हुई। वो सरकार के लिए काम कर रही थी और वही सिस्टम बाद में उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जिस फ्रेमवर्क के लिए उसने गाँव-गाँव आवाज उठाई, वही उसे जस्टिस देने में असफल रहा। लेकिन यही असफलता एक बड़े बदलाव की वजह बनी। उसकी पीड़ा से एक आग जली। देश भर की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज एक एक कर आगे आई। जो दर्द एक औरत ने झेला, वो एक मूवमेंट बन गया। इसी आग से एनजीओ विशाखा और दूसरे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। मुद्दा अब सिर्फ भवरी का नहीं था, मुद्दा था वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरासमेंट का और महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आई। इस अपराध को रोकने के लिए भारत में कोई एग्जिस्टिंग लॉ मौजूद ही नहीं है। यही कमी देखकर कोर्ट ने इंटरनेशनल कानून की मदद ली और CEDAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है। और फिर आया विशाखा गाइडलाइंस का ऐतिहासिक फैसला। विशाखा गाइडलाइंस 1997। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि सेक्सुअल हैरासमेंट की स्पष्ट परिभाषा होगी। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वर्क प्लेस सुरक्षित हो। हर संस्था में कंप्लेंट कमेटी बनेगी। प्रिवेंशन और रिड्रेसल अनिवार्य होगा। इन गाइडलाइंस ने भारत में एक कानूनी क्रांति शुरू की। इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर देर से ही सही पर 16 सालों बाद आया पॉश एक्ट 2013 बना। लाखों कामकाजी महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली। केस के चलते भवरी की जमीन छीनने की कोशिश भी हुई, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन आज भटेरी गांव को भवरी के नाम से जाना जाता है। एक मीटिंग में भवरी देवी ने कहा, मुझे कोर्ट से व्यक्तिगत न्याय नहीं मिला, लेकिन भगवान के घर से न्याय मिला। 5 में से 4 आरोपी मर चुके हैं, एक ही बचा है। लेकिन उनकी अपील राजस्थान हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग है और भवरी को आज तक सुनवाई और अपने लहंगे का इंतजार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें दुख है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से दूसरी औरतों को न्याय मिल रहा है तो उनकी जीत मेरी जीत है।
भंवरी देवी को इंसाफ नहीं मिला। समय ने 2020 में उनसे पति का सहारा भी छीन लिया। फिर भी उनकी लड़ाई खामोश नहीं हुई। सिस्टम ने एक औरत को तोड़ दिया, लेकिन उसी औरत की आवाज ने पूरे देश के कानून का रुख मोड़ दिया।